आइए कृषि के प्रकार देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कृषि क्या है, कृषि कैसे की जाती है, कृषि का तंत्र क्या है, कृषि के निर्गत क्या है और कृषि के आगत क्या है। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। इसमें हम देखेंगे कृषि के प्रकार। देखो, कृषि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला तो होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि कोई भी किसान अपनी जीविका चलाने के लिए जो कृषि करता है उसको हम बोलते हैं निर्वाह। यानी कि कोई भी किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि करता है। ठीक है, जैसे गांव में छोटे छोटे किसान होते हैं, मतलब 2-4 बीघा 10 बीघा जमीन होती है और उस पर वो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और उस फसल से ही उनका जो जीविका है, यानी कि उनका जो घर है वो चल रहा है। ठीक है ना, घर का ये जितने भी खर्चे हैं वो उस कृषि के ऊपर ही डिपेंड है। अब देखिए, दूसरे प्रकार की कृषि होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है फसल उत्पादन और पशु बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। तो जो वाणिज्यिक कृषि होती है ये एक बहुत बड़ी सीमा में होती है। जैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बहुत बड़े बड़े फार्म को खरीद लेती हैं, बहुत सारे खेतों को खरीद लेती हैं और उन पर खेती करती हैं। ठीक है, उन पर सब्जी फल फूल ये सारी चीजें उगाती हैं, उगा के क्या करती हैं, ये मार्केट में बेचती हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अर्जित करती हैं। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में और निर्वाह कृषि में बस यही अंतर है। निर्वाह कृषि में एक व्यक्ति अपने जरूरत के लिए जो कृषि कर रहा है, ठीक है, अपने परिवार को चलाने के लिए जो कृषि कर रहा है वो निर्वाह कृषि में आएगा। और वाणिज्यिक कृषि में आएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो खेती कर रहा है, खेती मतलब कुछ भी चीज का उत्पादन कर रहा है या उसको उगा रहा है खेत में, वो आएगा वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। ठीक है, आइए देखते हैं। इस निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा है हमने। निर्वाह कृषि को एनसीईआरटी में लिखा है कि निर्वाह कृषि के ही में ही आएगा गहन कृषि, और गहन कृषि में आएगा आदिम कृषि, आदिम निर्वाह। ठीक है, अब देखिए गहन निर्वाह में क्या होता है। गहन निर्वाह में वही होता है जो मैंने आपको बताया अभी। किसान एक छोटे से भूखंड पर सीमित संसाधन, देखिए जो छोटे किसान होते हैं उनके पास, सबके पास ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, 2-4 बीघा 10-20 बीघा जिसके पास खेत है उसके पास ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर तो बहुत महंगा आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जो मशीन है जो बहुत महंगी आती हैं, तो छोटे किसान नहीं खरीद पाएंगे। तो उनके पास क्या होते हैं, सीमित साधन होते हैं, है ना, और सीमित ही पैसे होते हैं, सीमित ही उनके पास पूंजी होती है जो अपने खेत में वो लगा सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वो बीज नहीं खरीद सकते, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वो मशीन नहीं खरीद सकते। पौधे को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए, फसल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए उनके पास कुछ सीमित चीजें, कुछ सीमित है चीजें हैं। बस वो क्या है, श्रम जो होता है, जो खुद श्रम करते हैं वो उनके पास ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए किसान एक छोटे भूखंड पर सीमित संसाधन और अधिक श्रम। ठीक है, श्रम कैसा होता है, अधिक, क्योंकि मशीनें उसके पास नहीं है तो वो क्या है, खुद ही उससे नराई करेगा खुरपी से। ठीक है, खुद ही जुताई करने की कोशिश करेगा। हल वगैरह से करते थे पहले जमाने में, अब भी करते हैं। जिनके छोटे छोटे खेत हैं वो अब भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है अब नहीं करते, अब भी करते हैं। ये 1-2 बीघा के लिए कोई ट्रैक्टर वाले को पैसे नहीं देना चाहता, वो सोचते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे इस छोटे से खेत में काम। तो नराई है, और देखिए जो कटाई होती है वो बड़े बड़े जो फार्म होते हैं उनमें क्या है, मशीनों से होती है। लेकिन ये जो गहन निर्वाह कृषि होती है, इसमें क्या है, वो जो किसान होता है वो खुद ही कटाई कर लेता है। ठीक है, वो और उसका परिवार मिलकर कटाई कर लेता है फसल को, यानी कि काट लेता है। तो देखो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है गेहूं, चावल, मक्का और दलहन तिलहन। ठीक है, दलहन का मतलब होता है जो जितनी भी प्रकार की दालें उगाई जाती हैं वो आता है दलहन के अंतर्गत। और तिलहन के अंतर्गत आता है जिन जिन चीजों से हम तेल निकालते हैं, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, है ना, अरंडी का तेल। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, तिलहन के अंतर्गत आता है ना। तिलहन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं, जैसे मूंगफली भी क्या है, तिलहन के अंतर्गत आता है, तिल भी तिलहन के अंतर्गत आते हैं। जिन चीजों से हम तेल निकाल सकते हैं वो तिलहन के अंतर्गत आएंगे। जो दालें होती हैं, दाल खाने में हम प्रयोग करते हैं, वो आता है दलहन के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें निर्वाह कृषि में आती हैं। अब देखिए निर्वाह कृषि के भी 2 रूप मैंने बताए थे। पहला तो बताया था गहन निर्वाह और दूसरा बताया था आदिम निर्वाह। आदिम निर्वाह के भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बहुत मदद करेगा। आप ये नोट्स बना के रख लीजिए। आप अगर 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसका। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। ठीक है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। छोटे से छोटा एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम
का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। अगर एक दो क्वेश्चन यहां से नहीं मिले तो बताना फिर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आदिम निर्वाह को भी हमने क्या है, दो भागों में बांट दिया है। पहला है स्थानांतरकारी कृषि, ये इस कृषि को हम बोलते हैं कर्तन एवं दहन। और देखिए इस कृषि के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। देखो मैं एक बार बता देती हूँ ये किस प्रकार की कृषि होती है। इसमें क्या होता है कि जो जनजातियां होती हैं मोस्टली इस प्रकार की कृषियां वही करती हैं, ठीक है। और हमारे पूर्वोत्तर भारत यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, ये जो है ये पूर्वोत्तर भारत में आता है। तो ये जो इलाके हैं इनमें, ये जो प्रदेश हैं इनमें क्या है, ये वाली कृषि की जाती है, कर्तन और दहन वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जनजातियां किसी भी एक स्थान पर जाएंगी, उस एरिया के सारे पेड़ों को क्या है काट के साफ कर देंगी, ठीक है। और फिर वहां पर आग लगा देंगी, और आग लगा के वो जो राख होगी उसमें क्या है और ज्यादा वो मिट्टी में उसको मिला देंगी, और फिर उसके बाद उस पर खेती करती हैं। तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि वो एक तरह से वनों को साफ कर रहे हैं, ठीक है। खेती करने के लिए क्या है वनों को साफ कर रहे हैं, तो वनों का नुकसान हो रहा है इस वाली कृषि से, कर्तन और दहन वाली कृषि से वनों को साफ कर रहे हैं तो वनों का नुकसान हो रहा है। तो ये ज्यादातर कहाँ, पूर्वोत्तर भारत में या मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि पाई जाती है। वो लोग क्या करते हैं, जाएंगे साफ करेंगे फिर वहां पे कृषि करेंगे, और जब उस मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाएंगे, फिर दूसरे जंगल के सारे पेड़ काट देंगे, फिर वहां पर वो आग लगा देते हैं, जो छोटे मोटी जड़ें वगैरह बच जाती हैं, और फिर उस राख को उसी मिट्टी में मिलाकर वो क्या करते हैं फिर से खेती करते हैं। और 2-3 साल के बाद जब उस मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है फिर वो तीसरी जगह जाते हैं और वहां के पूरे जंगल को साफ करते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं। तो इसी तरह से वो क्या है वनों को नुकसान पहुंचता है उसकी वजह से। तो अभी काफी जगह ये जो कृषि है ये बैन हो गई है, क्योंकि इससे क्या है हमारे वन जो है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इन जनजातियों को सिस्टमेटिक तरीके से बसाने की भारत सरकार कोशिश कर रही है, ताकि ये वनों को नुकसान ना पहुंचाएं, एक निश्चित स्थान पर रहें और वहां पर अपनी खेती करें और अपनी जीविका चलाएं। देखो इससे क्या है बच्चों का भी नुकसान होता है। इस तरह की जो कृषि होती है जगह जगह जा रहे हैं, ये पूरी की पूरी फैमिली जाती है, किसी दूसरी जगह जाए फिर 2-3 साल रहे, फिर किसी तीसरी जगह जाएंगे, फिर वहां 2-3 साल रहेंगे। तो इससे क्या है बच्चे स्कूल नहीं जा पढ़ पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, और पढ़ाई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भारत सरकार इनको एक निश्चित स्थान पर बसाने की कोशिश कर रही है कि आप एक निश्चित जगह रहिए, वहीं खेती करिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा है चलवासी, चलवासी पशु चरण। चलवासी क्या होता है, चलवासी भी इसी तरह का होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्थानांतरणकारी कृषि के बारे में बताया, इसी तरह का ही होता है चलवासी पशु चरण। ये क्या होता है, इन लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं पशु होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के में ऊंट वगैरह पाले जाते हैं, ऊंट भेड़ ये सब पाले जाते हैं। और जो वो है जम्मू कश्मीर, ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख में क्या है याक पाले जाते हैं, है ना। और बहुत सारी भेड़ पाल ली जाती है, पश्मीना भेड़ पाल ली जाती है, जिसकी जो वो होती है क्या बोलते हैं ऊन, पश्मीना जो ऊन होती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महंगी होती है पश्मीना ऊन। तो वो उस तरह की भेड़ वगैरह उगाई जाती हैं, पाली जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो एक स्थान पर रुके, ठीक है, अब वो 10-20 दिन रुकेंगे, अब वहां उस एरिया का जब उनके साथ क्या 100-150 हजारों की संख्या में मवेशी होते हैं, है ना। अब मान लीजिए हजारों की संख्या में कोई अपनी भेड़ों को चरा रहा है किसी स्थान पे, तो 1-2 महीने में वो पूरी की पूरी घास खा लेंगी, फिर वो क्या करेंगे उस स्थान को छोड़ देंगे, दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, है ना, दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, फिर वहां 1-2 महीने या 10-20 दिन रहेंगे, वहां का सारा चारा उनके जो पशु हैं वो खा लेंगे, फिर वो तीसरी जगह जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होते हैं ये चलवासी होते हैं और पशु चरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब देखिए जैसे राजस्थान के जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, जैसे जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो वहां पे क्या है सारी घास खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इधर की तरफ आ जाते हैं अपने ऊंटों को खाना खिलाने के लिए, मतलब अपने ऊंटों को चराने के लिए क्या है वो मध्य भारत की तरफ आना शुरू कर देते हैं, ताकि उनके जो ऊंट हैं या उनकी जो भेड़ हैं बकरियां हैं उनको ठीक से चारा मिल सके। तो ये आता है पशु चरण चलवासी और पशु चरण के अंतर्गत। अब देखिए बहुत सारी जगह है ये जो
कर्तन और दहन वाली कृषि है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए मैं बता देती हूँ, और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है इनसे रिलेटेड। और देखिए मैंने वो जो डीएसएसबी के जो जितने भी एग्जाम लेती है डीएसएसबी, उसमें बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, एसएससी वगैरह में भी पूछे गए इसके क्वेश्चन, यूपी टेट में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए झूमिंग जो बोलते हैं वो पूर्वोत्तर भारत में बोलते हैं, मैंने बताया असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सब कहाँ आते हैं, नागालैंड, ये आते हैं पूर्वोत्तर भारत में। वहां पर क्या बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं। और मिलप्पा बोलते हैं मेक्सिको में। मेक्सिको कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर है, ठीक है। और रो का बोलते हैं ब्राजील। ब्राजील कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है ब्राजील, ठीक है। और लदांग बोलते हैं मलेशिया में। लदांग कहाँ बोलते हैं, मलेशिया में। मलेशिया कहाँ है, हिंद महासागर में नीचे की तरफ है मलेशिया, ठीक है ना, भारत के नीचे की तरफ है मलेशिया। अब देखिए ये सारा हो गया। अब देखिए वाणिज्य कृषि को भी कई दो भागों में बांटा गया है, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि। अब देखिए रोपण कृषि क्या होती है, जिन पौधों की पौध लगा के हम उगाते हैं उनको बोलते हैं रोपण कृषि। अब देखिए गांव के बच्चे तो समझ गए होंगे कि पौध लगाना क्या होता है ना, क्योंकि वो लोग देखते ही हैं। और शहर के बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो मैं उनको और ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रोपण का मतलब होता है कि पहले एक क्यारी में इस तरह के छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। जब वो 1 या 2 बुलंद के हो जाते हैं, फिर वहां से उनको उखाड़ के मिट्टी सहित, फिर वहां से उखाड़ के उनको दूसरी जगह लगाया जाता है, ठीक है, एक एक करके। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं कि धान की पौध कैसे लगाई जाती है या चाय की पौध कैसे लगाई जाती है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी कृषि आती हैं, देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रोपण कृषि है, ठीक है, इनमें से कौन सी रोपण फसल है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपको दिए होंगे, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से लिए हैं, और 1-2 मैंने कुछ जो मॉडल पेपर होते हैं ना उनसे भी लिए हैं। तो आप इनको देख लीजिए। जो चाय होती है वो उसकी भी पौध लगाई जाती है, कॉफी की भी पौध लगाई जाती है, गन्ना की भी पौध लगाई जाती है। ऐसे उनको तिरछा सा काट के ऐसे गाड़ देते हैं तो गन्ने में फिर गन्ना उगता है। गोंद और केले की भी पौध लगाई जाती है। केले का कहीं भी आपको बीज नहीं मिलेगा। केले को क्या करते हैं, केले को ऐसे तिरछा काटते हैं और उसको कहीं भी लगा देते हैं। देखो कमल की भी गुलाब की भी पौध लगाई जाती है। गुलाब की डंडी को काट के दूसरी जगह लगाने से ऐसे ही तो उगाते हैं ना गुलाब को। और रबड़ और कपास, ठीक है, इन सब की क्या है, पौध लगाई जाती है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये दिया है जैविक कृषि क्या होती है, और मैंने थोड़ा सा आगे का इसका और बता दिया है अजैविक कृषि क्या होती है, ये भी मैंने अपनी तरफ से ये वाला ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जैविक कृषि क्या है, या कार्बनिक कृषि क्या है, या ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। अब देखिए इस प्रकार की जो कृषि होती है इसमें मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उत्पादक बनाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें क्या है, नॉर्मली खाद का प्रयोग करते हैं, जो प्राकृतिक चीजों से खादें बनाई जाती हैं। अब देखिए जैसे उर्वरकता बढ़ाने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, ठीक है, हरी खाद क्या होता है, ये जो घास वगैरह की जो गलन सड़न होती है ना उसको ही खेत में जोत देते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि जो खड़ी फसल होती है, ठीक है, छोटी छोटी किसी तरह की फसल उगाते हैं, उसको ही खेत में जोत देते हैं। जैसे दाल होती है, दाल में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है, तो दाल के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको ही खेत में जोत देते हैं, मतलब मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। और पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। 7th क्लास एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया ना कि पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, जड़ों से पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गोबर की खाद, गोबर आपको पता है भैंस का जो गोबर होता है उसको भी क्या है मिट्टी में मिला देते हैं, तो उससे बनी खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद यानी कि जो भी हमारा गीला कूड़ा होता है, गीले कूड़े से मतलब है फल सब्जी, इनके जो छिलके होते हैं उनको गला सड़ाकर क्या बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं। और देखिए प्राकृतिक कीड़ानाशक, तो जो प्राकृतिक तरीके के कीड़ानाशक होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं, जैविक कृषि में, या कार्बनिक कृषि में, या ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखते हैं अकार्बनिक कृषि। अकार्बनिक कृषि क्या को हम अजैविक कृषि भी बोलते हैं। और रासायनिक खनिजों को डाला जाता है मिट्टी में या मृदा में, इनको मिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो क्या करते हैं, सिंथेटिक खाद,
रासायनिक और खनिजों से बनाई हुई खाद का प्रयोग किया जाता है कृषि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका नुकसान यह है कि इससे जो पौधे उगाए जा रहे हैं, जो फसल उगाई जा रही है, उसका क्या है, वो हमारे लिए हाइजेनिक नहीं होती है। उससे हमें हमारी जो बॉडी है उसको नुकसान पहुंचता है। और दूसरा क्या होता है, उससे मिट्टी भी खराब होती है। तो उससे दो नुकसान है। तो आजकल मैंने देखा है बड़ी बड़ी जो मॉल होती हैं उनमें क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग डला होता है पैकेट के ऊपर, और सब्जी वगैरह फल सब्जी मिलती हैं और वो बहुत महंगी मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, देसी खाद का प्रयोग किया है, देसी तरीके से उगाया है। अब देखो जो देसी तरीके से उगाते हैं तो फसल क्या है, कम होती है, थोड़ी कम होती है इसके मुकाबले। इसमें क्या है, इसमें ज्यादा होती है। अब देखिए जो इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, आपने सुना होगा सब्जियों में, लौकी में इंजेक्शन लगा देते हैं, तो इनमें तो क्या है, एक ही रात में वो बहुत ज्यादा मात्रा में सब्जियां कर लेते हैं। या देखिए तरबूज में इंजेक्शन लगा देते हैं, तरबूज की बेल में, तो बड़े बड़े तरबूज उत्पादित होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी के लिए नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत सारी बीमारियां नई नई जो चल रही हैं वो उसकी वजह से ही चल रही हैं। ये जो गलत खाद वगैरह प्रयोग हो रहा है, पहले इस तरह के खाद प्रयोग होते थे तो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता था। लोग बिल्कुल सूखी रोटी खा के भी ऐसे बिल्कुल मजबूत होते थे। ठीक है, आप अपने घर में देखेंगे, अपने अम्मा बाबा या पुरानी पीढ़ी के लोगों को देखेंगे तो वो ज्यादा मजबूत है आपके मुकाबले। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जिन बच्चों के पास ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं है, ठीक है, जिन सरकारी बच्चों के पास, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, वो भी इन वीडियो का फ्री में लाभ उठा सकें। तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।